कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। मैं बिहार के बिल्कुल साधारण परिवार की, ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ, जिसमें संगीत क्या शिक्षा भी दूर दूर तक मुझसे पहले नहीं थी। सरस्वती ने ही मुझे आशीर्वाद देकर भेजा। 2.5 साल की उम्र से गा रही हूँ और 2.5 साल की उम्र से ही मेरे मम्मी पापा ने, माता पिता ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया और तब से पढ़ाई कर रही हूँ और गाना गा रही हूँ। पागल थी संगीत के लिए, तो छत पे, खिड़की पे चढ़ के, दरवाजे पे कान लगा के लाउड स्पीकर बजते थे, वो मेरा माध्यम था। एक अच्छा कलाकार बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खूब सुने, बहुत अच्छे उम्दा कलाकारों को सुने, और अच्छा साहित्यकार बनना है तो बहुत पढ़ें। लेकिन बाद में मैंने बनारस के मिश्र बंधु जी से सीखा बाकायदा। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी मोदी जी ने आपको आमंत्रित किया उस अभियान के लिए। और कभी मैंने फूहड़ अश्लील गाने नहीं गाए, कभी इस बात से समझौता नहीं किया, हमेशा स्तरीय गाने गाए। सबसे पहला एल्बम टिप्स कंपनी ने रिकॉर्ड किया, शादी का दूरा पर आइल बरिया, सुपर डुपर हिट। मैं जब जिस समय, जब ज़्यादातर तो भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेशों में, उनके बीच परफॉर्मेंस हुआ। ट्रिनिडाड में, मार्टिनिक, ग्वाडलूप, फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में, हॉलैंड में। मुझे दुनिया के और किसी रंग में मन ही नहीं लगता है, ना कभी लगा ना आज लगता है। सिर्फ संगीत, साधना, लिखना, पढ़ना और गाना। नमस्कार, पॉडकास्ट विद राजनीति में स्वागत है आप सभी का। पॉडकास्ट विद राजनीति में हमारी आज की मेहमान है देश की प्रख्यात लोक गायिका, कवयित्री और लोक संस्कृति की मर्मज्ञ, आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विजया भारती, जिन्होंने 40 से अधिक वर्षों से भारतीय लोक संगीत के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और 20 से भी ज्यादा देशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। विजया भारती ने संगीत और हिंदी में डबल MA किया और विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। 18 भाषाओं में गायन करती हैं और 10 से भी ज्यादा पुस्तकों की लेखिका रही हैं। 100 से भी ज्यादा संगीत एल्बम और 150 से भी अधिक सम्मान उनकी उपलब्धियों में शामिल है। महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय और सामाजिक जागरूकता उनके कार्य का प्रमुख आधार है। तो आइए स्वागत करते हैं विजया भारती जी का। नमस्कार, धन्यवाद नीति जी, और नमस्कार हमारे सभी प्यारे आदरणीय श्रोताओं, दर्शकों जो अलग अलग माध्यमों से मुझे बहुत प्यार देते हैं। और आज भी मैं बहुत सारा प्यार बटोरने के लिए नीति जी के सौजन्य से आप सबों के बीच में हूँ। क्या बात है मैम, वैसे तो आपके बहुत सारे फैंस हैं पूरे देश और दुनिया में, और अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो फेहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। कब और कैसे आपका संगीत से जुड़ा हुआ? बात यह है नीति कि मेरे परिवार में, मैं बिहार के बिल्कुल साधारण परिवार की, ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ, जिसमें संगीत क्या शिक्षा भी दूर दूर तक मुझसे पहले नहीं थी। और संगीत में तो कहीं कोई नामो निशान नहीं था, और न संगीत की अहमियत से किसी का लगाव या कोई जुड़ाव था। तो ऐसे भी मैं, पता नहीं, माँ सरस्वती ने ही मुझे आशीर्वाद देकर भेजा। 2.5 साल की उम्र से गा रही हूँ और 2.5 साल की उम्र से ही मेरे मम्मी पापा ने, माता पिता ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया और तब से पढ़ाई कर रही हूँ और गाना गा रही हूँ। तो कोई ऐसा गाना जब आप रेडियो सुना करती थी और आपको वो बहुत प्यारा लगता था और आप भी गुनगुनाया करती थी बचपन में, कोई याद आता है? बहुत बचपन के कुछ सालों तक तो नहीं याद है कि रेडियो था मेरे पास। और जब लगता है मुझे कि 9-10 साल की हो गई होंगी, हाँ। तब हमारे घर में एकदम छोटा सा ट्रांजिस्टर था, पिटिया सा जिसको कह सकते। तब से मैं रेडियो सुनने लगी। उसके पहले जो है वो मेरे सुनने का माध्यम सिर्फ वही होता था कि छोटा शहर है जमालपुर,
वैसे तो एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना है वहाँ, अच्छा। जमालपुर मुंगेर बिहार में। तो वहाँ पे जो छोटे शहरों में गलियों में हर मोड़ पर लाउड स्पीकर बजते थे, अच्छा। और जिस समय जो गाना हिट होता था, वो फिल्मी गाना हो जो भी हो, तो बजता था तो इतना पास पास कि हमारे घरों में सुनाई देता था। और मैं चूंकि पागल थी संगीत के लिए, तो छत पे, खिड़की पे चढ़ के, दरवाजे पे कान लगा के, वो मेरा माध्यम था। तो उस समय का कोई एक फेवरेट गाना हम चाहेंगे, चंद लाइन सुनाइए। बहुत सारे, खास करके लता जी का। उस समय तो जब पता नहीं था, शुरुआत तो फिल्मी गाने से होती है, जी। तो वो चाहे किशोर कुमार का गाना हो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, या लता जी का गाना, जो भी हिट होता था वो सब मैं रट लेती थी। चाहे एक गाना याद है मुझे, 2.5 साल की उम्र में, चल 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 मेरे हाथी ओ मेरे साथी। हाँ। तो ये सब वही था उस समय। लेकिन फिर जब रेडियो से सुनने लगी, लता जी के गाने, तो आहा, लता जी का कोई एक सुना दीजिए। लता जी का गाना। लता जी का एक भजन है, अच्छा। फिल्म शागिर्द का। जी। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसको फेसबुक पर यूं ही सिर्फ हारमोनियम लेके घर में गा के डाल दिया। आप देखिएगा कि कितने सारे लोगों ने उसको सुना है। मतलब 50,000 से ऊपर तो 10-20 दिन पहले ही मैंने देखा था। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, माटी करो या स्वर्ण बना दो, तन को मेरे चरणों से लगा लो, मुरली समझ हाथों में उठा लो, सोचो ना अब कुछ है कृष्ण मुरार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। धीरे धीरे आप बड़ी हुई और फिर आपने विधिवत शिक्षा ली म्यूजिक की, और आपने डबल एमए किया संगीत में भी और साहित्य में भी। जी तो और विद्या वाचस्पति की उपाधि भी जी, हासिल वो की एक तो? पीएचडी के इक्विवेलेंट है। जी। और पहले संस्कृत से ऑनर्स किया, ओह। और फिर हिंदी संगीत से एमए भी साथ साथ चलता रहा। और उसके बाद मैंने हिंदी साहित्य से, चूँकि बहुत लगाव था। अच्छा। और ये सब जो है, इस स्तर के घनघोर संघर्ष से मैंने किया है, वो मैं ही जानती हूँ। मैंने क्लास 2 के बाद सीधा, मेरा चूँकि घर बदला था, तो सीधा क्लास 5 में मैं चली गई, क्योंकि ओह। घर के जो नए घर के नज़दीक जो 2 स्कूल के था। बाद 3 क्लास का नहीं था स्कूल, अच्छा। तो वहाँ सेकंड पे, के बाद सीधे 5th में। हाँ, प्राइमरी स्कूल 5वीं से शुरुआत थी, तो पिताजी ने जाके वहीं एडमिशन करा दिया। टीचर्स ने इंटरव्यू में कहा कि ठीक है, बहुत शार्प है। शार्प है, चलेगी। तो इस हिसाब से मेरा, मुझे लगता है कि 13 साल में मैंने मैट्रिक पास कर लिया, 10th। ओह। और बहुत ज़्यादा पढ़ाने लिखाने के फेवर में हमारा परिवार नहीं था। वो मानसिकता तब भी थी, हालांकि अब कुछ बदलाव आया है कि लड़की है, थोड़ी सी बड़ी हो, शादी कर दो, बात खत्म। और सारे रिश्ते नाते, परिवार जो था, वो सब यही कहता था कि लड़की को क्यों पढ़ाएंगे। बहुत मुश्किल से मेहनत करके मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, बहुत असुविधाओं में। अच्छा। और ये बड़ी बात थी कि लड़की पास हो जाए मैट्रिक, लेकिन मैंने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट किया था अरे उस वाह। समय। और
फिर भी मेरे पापा पढ़ाने को आगे तैयार नहीं थे, एडमिशन नहीं कराते थे। बहुत लोगों से रिक्वेस्ट पैरवी कराते 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 तो घर से जो नज़दीक में मॉर्निंग कॉलेज लगता था, 6:30 बजे से क्लास शुरू होता था, तो वहाँ से मैंने इंटर करना शुरू किया। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमेशा मेरी फ़ीस जो है माफ़ होती गई। अच्छा। स्कूल में 2 रुपए महीने का लगता था शुरू उस समय, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी माफ़। और कॉलेज में भी मेरा जो है मेरी फ़ीस माफ़ ही नहीं रही। मुझे 60 रुपया महीने का स्कॉलरशिप क्या भी बात है। सरकार से मिलता, उस समय बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात है। और बाकी की पढ़ाई मैंने घर से, समाज से, रिश्ते से लड़ लड़ के, चूँकि और गाना तो गाना की बात अलग करती हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया के और किसी रंग में मन ही नहीं लगता है, ना कभी लगा ना आज लगता है। सिर्फ संगीत, साधना, लिखना, पढ़ना और गाना, ये मेरा रोज का जीवन आज भी है। जी, संगीत का रुझान तो था ही, साथ ही साथ साहित्य में भी आपकी रुचि रही और आप कविताएं भी लिखती हैं। जी। 10 से ज़्यादा आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी जी। हैं और अच्छे अच्छे लोगों ने उनका विमोचन जी, किया है, जी, तो जी। वो भी बताइए। तो मैं देखिए, साहित्य से भी साथ साथ लगाव था, गाने के साथ साथ। और बहुत छोटी उम्र से, मतलब 10 साल की उम्र भी मैं लगभग याद कर रही हूँ कि मैं गुलशन नंदा की किताबें पढ़ती थी, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, अच्छे अच्छे साहित्यकारों की किताबें, उपन्यास, कविताएं, महादेवी वर्मा की बहुत बड़ी मैं फ़ैन रही। तो ये जानती हैं कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए सबसे ज़रूरी है, गायक की बात कर रही हूँ, सबसे ज़रूरी है कि आप खूब सुनें, बहुत अच्छे अच्छे उम्दा कलाकारों को सुनें। और अच्छा साहित्यकार बनना है तो बहुत पढ़ें। उससे क्या होता है, आपके सोचने में समृद्धि आती है, गाने में समृद्धि आती है, शब्दकोश बढ़ते हैं। तो पता नहीं कब अपने आप लिखना शुरू हुआ। और पहले तो कच्चा कच्चा लेखन होता था, जब मुझे लगा कि नहीं, अब ये परिपक्वता आ रही है, तब मुझे प्रकाशकों ने से संपर्क हुआ, देखा, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर एक के बाद एक किताबें आने लगी, उत्साह भी बढ़ता गया। जी, हाल ही में आपकी एक पुस्तक रिलीज हुई है देशभक्ति के ऊपर। जी, देशभक्ति पर 2 किताबें मैंने लिखी। एक पहले लिखी वतन पे कुर्बान। जी। वतन के पे कुर्बान किताब जैसे ही कला संस्कृति मंत्रालय के किसी विभाग के सामने पड़ी, उन्होंने कहा तो अद्भुत काम कर दिया है, इसका विमोचन और आयोजन हम करेंगे। और बहुत बड़े स्तर पर आयोजन हुआ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से, और जनरल वीके सिंह जी। उन्होंने विमोचन किया, साथ के साथ बहुत सारे गुणी जो विद्वान लोग हैं वो लोग आए। तो उस किताब का विमोचन भी हुआ करीब 8-10 विद्वानों के द्वारा। और साथ ही साथ उसी किताब से 8-10 मेरे गीत उसी में से निकाल कर बाकायदा पूरे 8-10 म्यूजिशियन की टीम के साथ मैंने गाकर भी क्या परफॉर्म किया। बात है। तो मैं चाहूंगी अपनी ही लिखी कोई कविता जो आपने सुरबद्ध की हो, उनमें से कोई एक सुनाएं आप हमारे लिसनर्स को भी। अनगिनत हैं। देशभक्ति की एक बात हो रही है तो पहले एक देशभक्ति सुनाती हूँ, एक आध जी। बाद में और सुनाऊंगी। जी। ये मेरा ही लिखा हुआ है और धुन इसकी जो है बहुत पॉपुलर है, मेरी ये धुन नहीं है। इस धुन पे बहुत सारे गीत हैं, इस धुन में ये बहुत असर किया। महकता है वतन मेरा, सुवासित है वतन मेरा, हवाएं गाती हैं सरगम, महकता है वतन मेरा, महकता है वतन मेरा, सुवासित है वतन मेरा। क्या बात है, बहुत सुंदर। जी। एक खास बात और आपकी मुझे पता चली कि आप 18 भाषाओं में गा लेती हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है? लगभग ये कैसे पॉसिबल हुआ बताती हूँ मैं। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, मैंने 89 में यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। बहुत छोटी सी उम्र में, और बहुत रगड़ के मेहनत किया मैंने 2 साल। और वो यूपीएससी के एग्ज़ाम के माध्यम से रेडियो टेलीविज़न के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वो अच्छा। परीक्षा दी थी मैंने।
पास भी किया। जी ये अलग बात है कि मैंने फिर उसको ज्वाइन नहीं किया। जी। उसके क्रम में मैंने बहुत अध्ययन किया, जगह जगह से किताबें मंगा मंगा के, हर तरह के लोक संगीत पर। उस क्रम में इतनी भाषाओं के गीत मैं सीखी, वो काम आए अब। वो तो बढ़ता गया। उसके उस बहाने से मेरी ललक बढ़ती गई कि मैं हर प्रांत का गीत सीखूं। और उसमें मैंने, अब आपको बताऊं, हंसी आएगी। जैसे उसमें किताब में मैंने पढ़ा राजस्थानी घूमर, सुना होगा आपने। जी जी। जैसे म्हारी घूमर छे नखराली घूमर है घूमर, माई, हाँ तब हाँ। उस समय मैं बिहार से बाहर ही नहीं निकली थी, तो मैं राजस्थानी धुन कहाँ से जानूं। माध्यम भी नहीं था कोई सुनने का कि यूट्यूब पे सर्च करके सुन ले। जी तो एक गाना था, मैं आपको जरा सा बताती हूँ। मुझे धुन नहीं आती थी, तो मैंने अपने से धुन बना के अच्छा। मंचों पे गाई। गलत था वो। जैसे मारी घूमर छे नखराली ए माँ, गौरी घूमर रमवा में जास्या, मारी रुण झुन पायल बाजे, मारी रुण झुन पायल बाजे, गौरी घूमर रमवा में जास्या। ये मैंने बना दी थी धुन। वाह। धुन ओरिजिनल ये नहीं है, बाद में पता चला। बढ़ी, आगे बढ़ी, तो मुझे उसकी ओरिजिनल धुन पता चली। वो है, ओ मारी घूमर छे नखराली माई, घूमर रमवा में जास्या। ये ओरिजिनल। अच्छा, ये लेकिन राजस्थानी। बहुत लोग जो मुझे या तो मुझे खुश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपने जो धुन बनाई थी वो भी बहुत अच्छी हाँ, लगती नहीं वो भी अच्छी थी। ओरिजिनल भी है। अच्छी लेकिन थी। परंपरा के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए जी। ना। मेरे अंदर बहुत जुनून था और आज भी है, आज मतलब बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि उन दिनों की शुरुआत से जो जुनून था उसके बराबर क्या, उससे बहुत ऊपर के स्तर पर जीवन, निजी जीवन का संघर्ष रहा, जिसमें मेरी ऊर्जा को बहुत ख़त्म करने में उसका असर रहा। लेकिन मैं हार मैंने मानी नहीं। मैं पढ़ती भी रही, चाहे कोई माने न माने। मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ती थी, अपना खर्चा निकालती थी। 20 रुपया महीने पर मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, हाँ, म्यूज़िक सिखाती थी। और इस तरह से कर कर के मैंने अपना खर्चा निकाला। कोई तैयार नहीं था, ना पढ़ाने के लिए ना गाना सिखाने के लिए, पर सीखती रही मैं टुकड़े टुकड़े में। जब माता पिता बड़ी मुश्किल से माने कि अच्छा सीखने दो, बहुत लोगों के समझाने पर, तो शुरू में 2-3 गुरु जो लोकल लेवल पर थे उनसे टुकड़े टुकड़े में मैंने सीखा। लेकिन बाद में मैंने बनारस के मिश्र बंधु जी से सीखा बाकायदा, और पूरी तरह से। हालांकि संगीत तो एक महासमुद्र है, एक बूंद भी पाया जाए तो बहुत कोई धनवान है। तो मैंने लेकिन शास्त्रीय संगीत की लगभग अच्छी तालीम ली, खूब रियाज किया। वो सब आज मुझे काम आ रहा है जी। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी मोदी जी ने आपको आमंत्रित किया उस अभियान के लिए। तो जो आपका खुद का एक बेटी के तौर पे संघर्ष था, जो आपके अपने एक्सपीरियंस थे, उसका किस तरह से आपने वहाँ पर इस्तेमाल किया? इस विषय पर मोदी जी के आमंत्रण से पहले से, बचपन से ही, चूँकि मैं उस संघर्ष को मैंने जिया है जी, तो मेरे अंदर से बहुत गीत बहुत पहले से बने हुए थे और मैंने गाया भी था दहेज पर। अब बाद में ये अभियान आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लेकिन दर्द इस बात का है कि बेटियां नहीं बच रही हैं आज भी। जी जी। आप रोज़ का अखबार जब सुबह खोलती हूँ तो ऐसे अनगिनत घृणित जो है कांड दिखते हैं बेटियों के, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, जो मन दर्द से भर जाता है। तो ये अभी बचना बेटियों का बाकी है। बेटियां पढ़ भी रही हैं तो हर जगह सुरक्षित होके नहीं पढ़ रही हैं। जी जी जी। तो इसलिए मैंने बहुत सारे गीत लिखे। मैं आपको, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, जी, ये एक बहुत मार्मिक और ऐसा विषय है कि कन्या पर भ्रूण हत्या कर दी जाती है परीक्षण के बाद कि पता चले गर्भ में बेटी है। तो इस पर मैंने एक बहुत दर्दनाक गीत लिखा और गाया था। जो कन्या गर्भ में है, जो मरने वाली है,
वो कन्या अंदर से अच्छा। उसका दर्द है। अम्मा बाबा हमें भी देखना चाहे दुनिया, हमें भी तो तेरी अंश रे। फिर से बोलते, अम्मा बाबा हमें भी देखना चाहे दुनिया, हमें भी तो तेरे अंश रे। कोख में ही मोहे काहे मारत हो, हमसे चले ना काहे वंश रे। कहते ना कि बेटों से ही वंश चलता है, बेटियों से नहीं। वही वो कह रही है, कोख में ही मोहे काहे मारत हो, हमसे चले ना काहे वंश हो। बेटवा तेरा चाहे, बेटवा तेरा चाहे लाख का पूता, रखते हो छतिया सटाए हो, हमको दहेज के टुकड़े थमा कर नरक में करते विदाई हो। बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब मार्मिक नहीं गा सकते जी। इसमें 3-4 अंतरे हैं जी, और हर अंतरा जो है पूरा गाना नहीं गाने देता। दिल भर आता है। एक और बहुत अच्छे अभियान में आपने सहयोग किया कुपोषण के खिलाफ। वो भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर बच्चों में कुपोषण। जितनी भी समस्याएं ना निधि, कुपोषण है, कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज है, बाल विवाह है बेटियों का, इस सब पर खूब गाया है हमने। बाल विवाह या बेमेल शादियाँ। जी जी। देखिए हमारे बिहार में मिथिलांचल का एक क्षेत्र है जहाँ आज भी दूल्हा बाजार लगता है। ओह, हाँ, ये शायद कम सबको पता होगा। नहीं हाँ। होगा, लेकिन जो वहाँ से हैं उनको पता है। वहाँ क्या होता है, दूल्हा हाट लगता है तो दूल्हा ले लेके, लड़का ले लेके लोग बैठते हैं और लड़की वाले आते हैं। हालांकि अब जो है बहुत असर पड़ रहा है जागरण का। एक समय होता था कि ये मानसिकता फिक्स थी बिहार के माता पिताओं में। उसका मेन मुख्य कारण दहेज ही रहा होगा कि लड़की को बस निपटा दो, पिंड छुड़ा लो। तो ये नहीं देखा जाता था कि 10 साल की बच्ची की शादी 50 साल के बुढ़े से कर रहे हैं या 10 साल के लड़के की शादी 20-25 साल की युवती से कर रहे हैं, बेमेल। जी। तो इस पर जो है हमारे मैथिली के जो कवि, मैथिल कोकिल विद्यापति जी, उन्होंने भी लिखा है। और भोजपुरी के जो शेक्सपियर माने जाते हैं भिखारी ठाकुर जी, उन्होंने भी लिखा है। मैंने तो खैर बहुत लिखा ही लिखा है, आप कहें तो उन दोनों का 2-2 लाइन में जी जी जरूर प्लीज। विद्यापति जी ने लिखा है कि एक बहुत जवान युवती है, नवयौवना बिल्कुल, और उसका जो पति है वो इतना बड़ा है कि उसको वो गोद में लेके घूमती है। ये सच्चाई होगी तभी उन्होंने लिखा है, तो उसका दर्द है। पिया मोर बालक हम तरुणी गे, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकला हूँ
बालक, मतलब मैंने कौन सा तपस्या में चूक की जी। कि मैं जननी में मैंने जन्म लिया, ये कैसा जीवन दे दिया मुझे। तो आगे बोलती है, पिया ले गोदी के चल लो बाजार, पिया ले गोदी के चल लो बाजार, हटिया के लोग पूछे, हटिया के लोग पूछे के लागो तोहार, पिया मोर बालक। तो फिर युवती बोलती है लोगों के पूछने पर कि ये कौन लगता है तुम्हारा, तो युवती कहती है, नहीं मोर देवरा, नहीं छोट भाई, नहीं मोर देवरा, नहीं छोट भाई, विधि के लिखल छल, विधि के लिखल छल बालम हमार, पिया मोर बालक। बहुत सुंदर। ये विद्यापति जी ने लिखा। जी। भिखारी ठाकुर ने लिखा, बहुत उन्होंने तो बहुत लिखा है। बाबा शादी न कैला बर्बादी कैला, बाबा शादी न कैला बर्बादी कैला, बाबा सी बरस के दमाद कैला, बाबा सी बरिस के दमाद कैला, लोगवा जे पूछे बुढ़वा के लागेला, हम तला जे कहिला बुढ़वा दादा लागेला। वाओ, आपने अपनी गायकी के माध्यम से बहुत सारी कुरीतियों पे भी आघात करने का काम किया है। हाँ, किया है। और जब जहाँ जैसा मंच, मौका, माहौल मिला, और पहला तो मौका था रेडियो। मैंने 13 साल की उम्र से आकाशवाणी भागलपुर से गाना शुरू किया। मतलब मेरा ऑडिशन हुआ स्वर परीक्षा, तो उसमें 287 कैंडिडेट में मुझे पहले नंबर पे चुना गया था। पापा मेरे उसमें भी नहीं ले जा रहे थे। अच्छा। फिर बाद में वो क्या कहते थे जब आपने इतना नाम रोशन किया? तो, फिर जब उन्होंने रियलाइज किया, तो उनको थोड़ा प्राउड महसूस होने लगा। हाँ। और जब मेरा बहुत नाम होता था, पिताजी ही थे जिनको बहुत गर्व होता था, अब वो नहीं रहे जी। और लेकिन कुछ समय के बाद मेरा बाल विवाह ही कर दिया गया था। अच्छा। और बहुत बेमेल ही विवाह हुआ था, बहुत दुखद। तब जो है, जो बिहार की मानसिकता थी, उस हिसाब से सब लोग कहने लगे कि नहीं, तुमको गाना वाना नहीं है, सब छोड़ो, पढ़ना भी नहीं है और जाओ अपने ससुराल में रहो। वहाँ रहना ही मुश्किल था। हम खाटी गांव में, मेरे बिस्तर के बगल में बकरियां बंधी रहती थी, 8-10 लोगों का परिवार, जिसका खाना लकड़ी के चूल्हे पर बनाना पड़ता था, मार पीट, बस जो भी है वो एक अलग बहुत बड़ी कहानी है, उस पर मैं फोकस नहीं मतलब वो डालूंगी। सारी चीजें आपने झेली हैं जो आप महिला सशक्तिकरण के लिए इतना मुखर रहती हैं हमेशा। हाँ, तो फिर मैं बहुत संघर्ष करके, जब मुझे थोड़ी बुद्धि समझ आने लगी कि नहीं, यही मेरी किस्मत नहीं है, मुझे इससे बाहर निकलना है, जी, तो मैं बहुत संघर्ष करके निकली उससे। और अकेले हिम्मत पर बहुत लड़ाई लड़ी, भूखे जीवन बिताया। बचपन में ही उसी दिनों में माँ बन गई, एक बच्ची भी थी। मैंने सिर्फ अपनी बच्ची को उठाया और मतलब समझिए 18 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में मेरी 4 साल की बच्ची मेरे उंगली पकड़ के चलती थी और मैंने पाला उसको, पढ़ाया, संघर्ष किया, स्कूलों में नौकरी की। उस समय 1000-1500 रुपए के भुगतान पे मंची कार्यक्रम किए। हालांकि उस समय वो बहुत माना जाता था, उसमें मुझे बिहार के लेवल पे उसी समय बहुत एक अच्छे कलाकार के रूप में जाना जाता था। और कभी मैंने फूहड़ अश्लील गाने नहीं गाए, कभी नहीं गाए, कभी इस बात से समझौता नहीं किया, हमेशा स्तरीय गाने गाए।
हालांकि इस बात का मुझे अपने करियर में नुकसान बहुत झेलना पड़ा, जो म्यूज़िक कंपनियां दिल्ली आने पर रिकॉर्ड करने के लिए मेरे सामने ऐसे गीत रख देती थी तो मैं सीधा वापस आ जाती थी। वो ये भी कहते थे कि दोबारा चांस नहीं मिलेगा यहाँ आने का। कोई बात नहीं, तभी आपने ये मकाम हासिल किया और 20 से ज्यादा देशों में आप जा चुकी हैं, परफॉर्म 23 देशों में जा से 23 देशों अभी में। भी ईश्वर की कृपा हुई तो इस साल भी जाना है। जी, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत अच्छा। जब मैं पहली बार 2003 में गई थी, ICCR जानती होंगी, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के माध्यम से मैं जुड़ी। 95 में मैं दिल्ली आ गई थी और 95 से दिल्ली में रहती हूँ। तो मेरा प्रयास जारी रहा, तो ऑडियो कंपनियों से भी जुड़ने का रहा। सबसे पहला एल्बम टिप्स कंपनी ने रिकॉर्ड किया जी, शादी का दूरा पर आइल बरिया, सुपर डुपर हिट, विवाह के गाने, लड़की की, जी। मतलब हर रस्म के, ये सब चलता रहा। ICCR का पता चला, मैंने वहाँ से भी संपर्क किया। जब उन्होंने सारा डिटेल देखा, मेरा वीडियो कैसेट मांगा गाने गा के रिकॉर्ड करके, तो तुरंत मुझे उसमें बुलाया गया और एक साथ 6-7 देशों के टूर पर वाओ, भेजा गया। क्या बात। तो पहली बार विदेश जा रही थी तो मन तो घबरा रहा था ना, एक लड़की का, और उसमें भी घर का कोई आदमी साथ नहीं। तो मेरे साथ बस म्यूजिशियन था कि 5 म्यूजिशियन ले जाने की इजाज़त थी उस समय। तो मैंने क्या किया, 4 तो म्यूजिशियन लिए। अच्छा, एक हस्बैंड को ले लिया? नहीं, अच्छा, हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली उतने दिनों के लिए। उस राष्ट्रीय सहारा में अच्छा, उस समय संपादक थे, तो उतने दिनों के उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। फिर मैंने एक लड़की जो डांसर थी वैसे, लेकिन उसको रिदम की समझ थी, इसलिए उसको परकशन बजाने में ले लिया मैंने। अच्छा, म्यूजिशियन के ही कैटेगरी में। और उसको मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। हाँ। और वो बड़ी तेज तर्रार भी, कहीं किसी से भिड़ जाना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो अंग्रेजी में झाड़ देना। हाँ। तो इस तरह थोड़ी सेफ फीलिंग हो गई। और हाँ, साथ अच्छा, साथ हम एक साथ कमरे में रहते थे और सब जगह। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं जब जिस समय, जब ज़्यादातर तो भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेशों में, उनके बीच परफॉर्मेंस हुआ जी। ट्रिनिडाड में, ट्रिनिडाड टोबैगो, मार्टिनिक, ग्वाडलूप, फ्रांस में, और जर्मनी में, बेल्जियम में, हॉलैंड में। तो भारतीय मूल के लोगों से मिलकर तो इतना अच्छा लगता था। जब वो एयरपोर्ट रिसीव करने आते थे तो कोशिश करते थे वो कि वो भोजपुरी में बतियाएं ताकि मेरे ऊपर बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़े। अच्छा। समझ में आता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो फोन पे किसी से बतियाते थे, हाँ भौजी का पकैलू। हाँ। तो फिर उधर से जो भी बोला जाता होगा, फिर ये तो आहा भंटा पकैलू, तू तो हमार मूड़ी दुखा देलू। तो मैंने सोचा कि देखिए, ये 3 पीढ़ी से यहाँ रह के बाद भी ये जिंदा रखे हुए हैं। हमारे यहाँ के लोग बैंगन को बैंगन ही बोलते हैं, भंटा कोई नहीं बोलता है, शायद कोई बोलता होगा। हाँ। तो ये सब एक्सपीरियंस। और दूसरा, जब मंचों पे मैं गाती थी तो हर रंग के गीत गाती थी। वो खूब झूमने वाले झूमर हों, रोमांटिक गाने हों जी, लोक संगीत में, जी। तो कोई उसमें युवा वर्ग या सारे वर्ग के लोग झूमते थे। और कोई बुजुर्ग कैटेगरी के समुदाय से फरमाइश आती थी, ए बेटा हरदी का एगो गीत सुना दो ना, ए बेटा एगो बेटी का विदाई का गीत सुना दो ना। तो मैं सुनाती थी जी। और जब वो सुनाती थी तो जो रोने का पूरा दृश्य होता माहौल था, चेंज हो जाता है। और मंच से उतरने पर जिस तरह गले लगा के लोग मुझे रोते थे, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं ऑडियंस के बीच में हूँ। लगता था कि हमारे ही कोई सगे संबंधी हैं जो बहुत पता नहीं कब से बिछड़े हुए मुझे मिल रहे हैं। उन्हें भी वो आपकी आवाज़ में, आपकी गायकी में अपनापन नजर आता था। मैं भूल गई, वन ले आती मैं। हाँ। पेपर कटिंग्स आप देखेंगे उस समय की, आप मुझे सारी शेयर करना और मैं भी देखूंगी। मैं अपने श्रोताओं को भी और लिसनर्स को भी दिखाऊंगी। इलेक्ट्रीफाइंग भारती और क्या क्या टाइटल से जो होता था। और अगर रोमांटिक झूमने वाले गाने गाती थी, तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में नहीं, किसी अवसर पे मुंह में रुपया दबा के नाचने लगते हैं। अच्छा। आपने पता नहीं देखा है? हाँ, शादियों में मुंह में नोट को फोल्ड करते हैं लगा के और तब नाचते हैं।
वो ठीक मैं वहां देखती थी कि वो यूरो दबाते थे। अच्छा। जो और भारतीय डांस करने लगते थे। भारतीय मूल के नहीं है वो भी, हाँ उनको क्या समझ में आता था, सिर्फ धुन। हाँ। मतलब साउथ अमेरिका वगैरह के क्षेत्रों में भी अच्छा, वो भी ऐसे डांस करते थे? अरे गजब का दृश्य होता था। और उस समय मेरे कैसेट्स वगैरह कुछ जाते थे मेरे साथ, हाथों हाथ लोग मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेते थे। खरीद लेते थे। क्या बताऊं कितना प्यार मिला। क्या बात है। अच्छा, जैसे आप संस्कार गीत कहें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत कैटेगरी होती है और आप हर कैटेगरी के गीत बड़े अच्छे गाती हैं, तो कोई आपका पसंदीदा संस्कार गीत हो या शादी का कोई गीत हो जो आप? हाँ देखिए, लोक संगीत में जन्म से मृत्यु तक के गीत तो हैं ही, और हर संस्कार, इसके हर संस्कार जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जन्म में सोहर गाते हैं जी। जन्म के बाद बधैया गाते हैं, खिलौना गाते हैं, और खूब उत्सव मनाने वाले भी गीत गाते हैं। छठी बच्चे की होती है वो गाते हैं। उपनयन होता है, अगर जो ब्राह्मण परिवार या उस कैटेगरी के परिवार में से कोई बच्चा है, लड़का बच्चा है, तो उसका उपनयन गाते हैं, जनेऊ वाला। जनेऊ। जी। फिर शादी ब्याह में लड़के के शादी के अलग गीत, लड़की के शादी के अलग गीत। अब शादी में ही अगर आप घुसेंगे ना, तो एक एक रस्म के कितने कितने अनगिनत गीत हैं। जी। विदाई, फिर बहुत फेरे और सब कोहबर, हर गुड गुड। और उसके बाद फिर आप आइए तो अंत जीवन का होता है मृत्यु, तो निर्गुण गाते हैं। जी। तो अभी क्या सुनाएंगे आप बताइए, आप क्या मुझे सुनना वो विदाई गीत सुनाइए जिस पे लोग बिल्कुल भाव हो जाते थे। बेटी ब्याह का बहुत सारा गीत है, विदाई भी है। एक गीत जो है सभी इसको जानते हैं, पारंपरिक गीत है ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। हटी आई से नूरा महग भयो बाबा। अब इसी गीत को जगह के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं। भोजपुर में गाएंगे तो भैले बाबा जी, अवध में गाएंगे भयो बाबा। ये सब फर्क होता है। ये सब फर्क भी सब लोग नहीं जानते हैं, मैं बता रही हूं। अलग अलग डायलेक्ट में। हटी आई से नोरा महग भयो बाबा, चुनरी भैयन मोले रे, इसे नूरा के कारण हो बाबा, छूटल देश तोहार रे। अब माँ क्या कहती है, पिता क्या कहते हैं, और भाई क्या कहती है, और भौजाई क्या कहते हैं। माई कहे बेटी नित उठी आई हो। माँ कहती है बेटी तुम इतने ही कम दूरी पर रहो कि रोज उठ के एक बार आ जाना। माई कहे बेटी नित उठी आई हो, बाप कहे छव मास रे, भैया कहे बहिनी काजे परोजे, भौजी कहे क्या काम रे। माई के रोवेला से छतिया फटत है, बाप के अखियाँ उदास रे, भैया के रोवला से चदरा भिंजत है, भौजी खड़ी मुँह से खाए रे। क्या
क्या बात है, बहुत सुंदर गायकी, मज़ा ही आ गया। बेटी अच्छा, मतलब विदा होती है तो माँ कहती, माँ की छाती बहुत फट रही है, पिता की आंखें उदास है, मर्द जो है परिपक्व होते हैं वो बहुत रोते नहीं हैं, भाई जो है ज़्यादा परिपक्व नहीं है, उसके रोते रोते उसकी चादर कंधे पर के भींगती है, लेकिन भौजी जो है वो बहुत खुश है, कठिन कलेजे वाली, वो साइड में खड़े होके मुस्कुरा रही कि जाओ भला जा। अच्छा, नंद जा रही है तो खुश है। जैसे आपने तो इतनी अच्छी गायकी की और आपने हर विधा के, हर तरह के गाने गाए, लेकिन इस परंपरा को संरक्षित करने के लिए कुछ कर रही हैं आप? क्योंकि धीरे धीरे थोड़े विलुप्त होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज की डेट में अगली पीढ़ी को शायद हर संस्कार गीत भी ना पता हो, तो उसको आगे अपनी विरासत को किस तरह से बढ़ा रही हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये विषय उठाया है नीति जी। मेरे से जितना हो सकता है मैंने अभी तक बहुत कुछ कर दिया। मेरे बहुत सारे गीत रिकॉर्डेड हैं ऑडियो कंपनी में, और उस कंपनी के सारे गीत आज यूट्यूब पर हैं। अच्छा। और अभी भी मैं इन दिनों भी कोई ऐसा एक आध दिन गैप करके नहीं होता है कि मेरा एक गीत आपको सुनने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब चैनल पे हो या फेसबुक सोशल मीडिया पे हो, मैं गाती ही रहती हूँ, इतना कि लोग उब भी जाते होंगे। दूसरी बात है, संरक्षण करने की बात है, तो मैं पूर्वांचल के जितने गीत हैं जी, वो भोजपुरी हो, मगही हो, मैथिली हो, अंगिका राजा कर्ण की नगरी है, अंग क्षेत्र मुंगेर भागलपुर, ये सारे गीत बहुत गा चुकी हूँ, और इन सबों को एक पुस्तकाकार रूप में करने का मेरा प्रयास जारी है जी। साथ ही साथ अभी बहुत जल्दी मेरी एक पुस्तक, उसको मैंने एक विषय पर सीमित किया, नहीं तो बहुत विस्तार हो जाता, भोजपुरी लोकगीतों को। अच्छा, संकलन। हाँ, तो उसका मैंने क्या शीर्षक सोचा है, भोजपुरी के सुरमोती। अच्छा। हो सकता है शीर्षक कुछ बदल भी जाए, लेकिन इस पर काम कर रही हूँ, जो बहुत जल्दी प्रकाशित होगा। दूसरी बात है, मैंने मैथिली में मेरी एक किताब ऑलरेडी प्रकाशित है, सोन मछरिया। अच्छा। उसमें मेरे लिखे हुए सब मैथिली गीत हैं। अच्छा। और अभी मैं एक काम के लिए प्रयासरत हूँ, बल्कि मुझे उसके लिए प्रस्ताव आया है, लेकिन मैं अभी उसको नहीं बता सकती कि उस पर मैं बहुत बड़ा काम अगर मुझे मिला, वो फाइनल हो गया एक दो दिन में, तो एक बड़ा काम वो मैं करूँगी कि पूर्वांचल के कम से कम 500 गीत, पारंपरिक गीत जो आपने कहा विलुप्त हो सकते हैं जी, उन सारे गीतों को एक जगह एकत्रीकरण करना, उसको लिखना, और बाकायदा उसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग भी, कि सबको धुन भी पता हो कि इस संस्कार के इस गीत का की क्या धुन है, कैटेगराइजेशन पूरा। हाँ। तो ये मैं करने जा रही हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसमें मुझे ताकत दें और सफलता दें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं ईश्वर से यही मांगती हूँ कि मुझे अब और किसी चीज़ के लिए नहीं, इसलिए ईश्वर से मांगती हूँ कि मेरा जीवन थोड़ा और बढ़ाते रहना, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करना बाकी है। जी जी, ज़रूर रहेगा। सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो हम चाहेंगे कि कोई एक कजरी भी आप हमें सुनाएं, और हमारे जो दर्शकगण हैं उन्हें बस मज़ा ही आ जाएगा। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप आज ग्रीन साड़ी में। ये तो मेरे मन की बात की ये मुझे सबसे पहले कहना चाहिए था। शुक्रिया। देखिए, कजरी जो बरसात का जो सीज़न है ना, वो मुझे 1 साल इंतज़ार करवाता है। अच्छा। सबसे ज़्यादा अगर बहुत मन से गाने में मैं पागल होती हूँ तो ये बरसात का मौसम है। अच्छा। और पूरे बरसात सिर्फ हरा रंग पहनती हूँ मैं। ओह, बिल्कुल, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, इंटरव्यू हो या मंचीय कार्यक्रम हो, सब में हरियाली, पूरा बहुत हरियाली। कलेक्शन है। कजरी सुनाती हूँ आपको जी। जैसे कल मैंने एक कजरी रिकॉर्ड किया है, अच्छा। और 2-3 दिन में आ भी जाएगा, तो वो कजरी प्लस रोपनी मिक्स है। आए हाय कजरी उमड़ल सावन के, डिंग डारा, आए हाय कजरी उमड़ल सावन के,
मौसम है मन भावन गे, रोप गे रोपनिया पीछे से पहिया, कि आए है कजरी उमड़ल सावन के, मौसम है मन भावन गे, रोप गे रोपनिया पीछे से पहिया। ये बुखड़ा हुआ पंतरा। उमड़ घुमड़ के आवेला बदरवा, बरसी गएला घन घोर हो, आवा हो सखी सब गावा हो कजरिया, झिंगुर मचावत शोर हो, आय हाय कजरी उमड़ल सावन के, मौसम है मन भावन गे, रोप गे रोपनिया पीछे से पहिया। मजा आ गया। सावन का असली मजा तो अब आया है। सावन में बहुत सारे गाने मैंने गाए हैं जी। पारंपरिक जो हैं सो हैं ही, और पारंपरिक धुनों पर भी मेरे लिखे हुए भी असंख्य गीत हैं। आपके YouTube चैनल पे है सब? सब तो नहीं होंगे क्योंकि ये जो चैनल है मेरा 1-1.5 साल पहले बना है। हाँ। लेकिन वैसे YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे ना विजया भारती लोक गीत के हिसाब से, तो आपको टी सीरीज वगैरह के बहुत सारे गीत, उसमें एक टाइटल से आया था सावन बरसे जियरा तरसे। अच्छा। बहुत सारे अच्छे गाने उसमें हैं। एक वसंत पे भी आपका कुछ आने वाला है बुक? जी, बस किताब। हाँ, बसंत की रचनाएं हैं उसमें। तो उसको पिछले साल ही आना था, है प्रकाशन में। उसमें सब बसंत के गीत हैं मेरे लिखे हुए। उसका मैंने नाम रखा है पिया बसंती रे। वाओ। तो इस बसंत में मिलेगा सबों को पढ़ने को। और इसी तरह मैंने 2 साल पहले एक किताब लिखी थी सिर्फ बरसात की हिंदी रचनाएं। अच्छा। तो उसका नाम है मदिरा बरसे नभ से। क्या बात है। बड़े सिलेक्ट करके नाम भी लेकर आते हैं आप। बस वो सब दिल परमात्मा की कृपा है कि वो अंदर में क्या इशारे करता है। जी। चलते चलते एक आपका कोई फेवरेट? मेरा फेवरेट तो कोई निर्गुण? हाँ, सही कहा आपने, जीवन का जो अंत है। जी। मेरे पापा जब गुजरे थे 2020 में, उस समय ये निर्गुण मेरे अंदर से बना था। निर्गुण तो ऐसे पारंपरिक बहुत सारे गाती हूँ मैं, ये उस समय बना था मुझसे। तन का पिंजरा, तन का पिंजरा तोड़ के कैसे, तन का पिंजरा तोड़ के कैसे, मन का हंसा उड़ गया रे। तन का पिंजरा तोड़ के कैसे, तन का पिंजरा तोड़ के कैसे, मन का हंसा उड़ गया रे। रह गए रोते नाते नाते, रह गए रोते रिश्ते नाते, तन का मन का हंसा उड़ गया। तो बिल्कुल इमोशनल कर दिया आपने। इसी तरह के जैसे ये पारंपरिक एक है, आपने सुना होगा, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, चंदन काठ के बनल हिंडोला,
चंदन काठ के सजल हिंडोला, तापर दुल्हिन सुतल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। बहुत सुंदर। तो मैम, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आई, इतनी प्यारी सी जर्नी आपने शेयर की, अपने कामों के बारे में बताया और इतने प्यारे प्यारे गीत हमें सुनाए। मैं इसमें एक विषय छूटा, छठ जी। मेरे छठ के गीत भी बहुत जनप्रिय हैं। अगले बार फिर आपके साथ करेंगे नहीं, प्रोग्राम। मैं तो चाहूंगी एक छठ का भी सुना ही अभी ना दीजिए। मौसम के छठ का गीत अच्छा तो वैसे लगता नहीं, मैंने जिक्र किया है। हाँ हाँ हाँ, हम छठ के पहले फिर एक बार बैठेंगे, ठीक है? ठीक है। और छठ के मेरे गीत बहुत सारे पॉपुलर हैं, घर अच्छा। घर में बजते हैं। जी जी। और मैं बहुत मंचीय कार्यक्रम भी छठ में करती हूँ। 17 साल लगातार मैंने जुहू बीच के मंच पर छठ में गाया, 17 साल ओह, लगातार। अच्छा। और उसमें मुझे अमिताभ बच्चन ने आशीर्वाद दिया और सारे फिल्म स्टार्स। अच्छा, मैं आपको भेजूंगी कुछ तो तस्वीरें। छठ से पहले हम एक और बार मिलते बिल्कुल हैं। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छा ठीक है, लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मज़ा आया आपके साथ बातें करके। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस चलते चलते नीति जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, इस लायक समझा अपने अरे कार्यक्रम मैम, में। आप तो हैं ही। और आप लोगों का भी हार्दिक आभार। इस कार्यक्रम को आप देखिएगा, बहुत शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिएगा। इससे क्या होगा कि नीति जी का भी मनोबल बहुत ऊंचा हो जाएगा और मेरा भी एक कलाकार होने के नाते मैं अभी सीख ही रही हूँ। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। तो जैसा कि विजया जी ने कहा कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये प्रोग्राम, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि 90% हमारे ऐसे दर्शक हैं जो सिर्फ देख कर चले जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए आरजे नीति को। नमस्कार।